और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से साउथ अफ्रीका में G20 के सम्मेलन से लौट कर आए हैं, तब से पाकिस्तान के होश उड़े हुए, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि G20 से आते ही पीएम मोदी ने कोई बड़ा प्लान बना लिया है। पाकिस्तान तो अब तक इसी बात से डरा रहता था कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जैसे जैसे उसका नाम सामने आ रहा है, वैसे ही कहीं अचानक पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 न शुरू कर दें। लेकिन पिछले 2 दिन में कुछ ऐसा हुआ है जैसे पीएम मोदी के दिमाग में पाकिस्तान को लेकर कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। जो नए बयान आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी ने पीओके कैप्चर करने से भी कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ने वो प्लान बना दिया है जिसके बाद पाकिस्तान फिर कभी अपनी जीत का फर्जी दावा, फर्जी जश्न मनाने लायक भी नहीं बचेगा। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान अपने एयरबेस तबाह होने के बाद से भारत से युद्ध में फर्जी जीत का दावा करता रहा है और दावे के आधार पर मुनीर प्रमोशन लेता रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान झूठ बोलने लायक भी अब नहीं बचेगा। पीएम मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन प्लान कर रहे हैं? भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान गुजारिश करने लगा? क्यों पाकिस्तान हिंदुत्व माइंडसेट की बात करने लगा? यह सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि पहली बार सेना प्रमुख ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान और परेशान हो जाएगा। पाकिस्तान में वो कौन है जो मुनीर के कमांडो को बम से उड़ा रहा है, यह सब भी बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान को दहशत में डालने वाली खबर की जरा एक झलक देखिए। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। Off Sindoor was an apt example towards that synergy. तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान इस टेंशन में है कि पता नहीं पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। और इस टेंशन के बीच पिछले 24 से 48 घंटे में भारत की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आए हैं कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तो कभी भी बदल सकता है। सेना ने कह दिया कि पाकिस्तान की जमीन कब्जा कर लेंगे तभी वो मानेगा कि भारत जीता है। और उधर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेवल कमिश्निंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया है। सेना प्रमुख ने आज ही ये कहा कि तीनों सेनाओं का तालमेल ही सबसे बड़ी ताकत है और इसका बेस्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। रक्षा मंत्री से लेकर सेना तक पाकिस्तान को बैक टू बैक चेतावनी मिल गई। ये कोई रूटीन चेतावनी या कोई सामान्य बयान नहीं है। आपको बताऊंगा कि रक्षा मंत्री और सेना के बयान के क्या मायने हैं, लेकिन पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनिए जिस पर पाकिस्तान भयंकर तिलमिलाया हुआ है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान उस कार्यक्रम में दिया जिसे सिंधी समुदाय ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी की किताब की का भी जिक्र किया और कहा कि आडवाणी जी यही मानते हैं कि सिंध के बिना भारत अधूरा है। इसी संदर्भ में देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान कोई सामान्य बयान नहीं है, क्योंकि इस बयान के मायने और टाइमिंग को आप समझिए जरा। पहली बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब पाकिस्तान को पहले से ही यह डर है कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 न शुरू कर दें। और दूसरी बात,
कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की नीति का एक्सटेंशन तो नहीं है? क्योंकि अभी तक सरकार कई बार कह चुकी है कि पीओके लेकर ही रहेंगे, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके से आगे बढ़ चुके हैं और पीओके से आगे बढ़कर अब भारत पाकिस्तान के उस हिस्से को अपने में मिलाने की बात कर रहा है जिसके बारे में पहले कभी ऐसी बात नहीं कही गई। और रक्षा मंत्री ने खास तौर पर पाकिस्तान के उस सिंध प्रांत का जिक्र किया जिसकी सांस्कृतिक जड़ें भारत से मिलती है और बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध प्रांत में ही रहते हैं। यानी राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह का पुराना संकल्प है जिसमें उस हिस्से का फिर से भारत मिलने का संकल्प शामिल है जिसका सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से बहुत गहरे से है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध का जिक्र किया और उधर पाकिस्तान को डबल करंट देते हुए सेना ने यह भी कह दिया कि अगली बार जंग में पाकिस्तान की जमीन कैप्चर कर लेंगे तभी वो मानेगा कि भारत की जीत हुई है। आप पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमके कटियार को सुनिए। वो जब पाकिस्तान की जमीन कैप्चर करने की बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी और इस मुस्कान ने पाकिस्तान को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। सुनिए जरा। साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। आप ये मान के चलिए कि हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, सेना कह रही है कि पाकिस्तान की जमीन कैप्चर कर लेंगे और ऐसे बयान सुन सुनकर ही पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को टुकड़े करने का काम कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि वो गुजारिश करता है कि ऐसे बयानबाजी से बचा जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान कश्मीर की बात करने लगा है, भारतीय मुसलमानों की बात करने लगा है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की बात करने लगा है। यानी रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान में एक तरीके से आग लग गई है। इस पाकिस्तान इसलिए भी तिलमिलाया हुआ है क्योंकि जैसे बलूचिस्तान में आजादी की मांग उठती रहती है, वैसे ही मांग अब सिंध प्रांत में भी होनी शुरू हो गई है और यहां के लोगों में भी यही भावना है कि पाकिस्तान के हुक्मरान सिंध की अनदेखी करते हैं। सिंध के लोगों को उतनी भागीदारी नहीं मिलती जितने कि वो हकदार हैं। जबकि आबादी और आधार के आकार के हिसाब से अगर देखें तो सिंध बहुत बड़ा प्रांत है। वहां के कई ग्रुप चाहते हैं कि सिंध को पाकिस्तान से अलग एक सिंधु देश के तौर पर मान्यता मिले। पाकिस्तान के भीतर सिंध के क्या मायने हैं जरा इसको समझिए। तो पाकिस्तान की जीडीपी का 32% हिस्सा सिंध से आता है और प्रांतों में सिंध की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है और सिंध के कराची से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सिंध जमीन के मामले में तीसरा और आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। सिंध के पश्चिम में बलूचिस्तान है और पूर्व में पंजाब है। इसलिए स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और इसे गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। तो बंटवारे के दौरान सिंध पाकिस्तान में चला गया था क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। वहां जो हिंदू थे उनमें से काफी संख्या में हिंदू सिंधी भारत आ गए थे और जो बाकी रह गए वो भी बहुत सुरक्षित नहीं है। उनकी आबादी लगातार कम होती चली गई है और अब जब भारत ने सिंध पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है तो पाकिस्तान को डर है कि कहीं सिंध में भी बगावत की चिंगारी और न भड़क जाए। पाकिस्तान को अब तक पीओके का ही खतरा लगता रहता था,
कि कहीं भारत पीओके पर कब्जा ना कर ले, लेकिन अब सिंध को लेकर भी पाकिस्तान को इसी तरह का डर सताने लगा है। जिस सिंध प्रांत पर आज पाकिस्तान का कब्जा है, जहां आज हिंदू सिर्फ 8% हैं, उस सिंध इलाके में कभी हिंदू राजाओं का वर्चस्व हुआ करता था और सिंध का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना सिंधु घाटी की सभ्यता। इस इलाके पर मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने राज किया। सिंध पर हुकूमत करने वाले आखिरी हिंदू शासक राजा दाहिर थे। राजा दाहिर 8वीं सदी में सिंध के शासक थे और सिंधु नदी के किनारे के इसी इलाके को सिंध कहा जाता है और सिंध में रहने वाले सिंधी कहे गए और इसी से शब्द आया हिंद और हिंदी, और जिससे कि हिंदुस्तान जैसे शब्द बने। सिंध के बारे में बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सिंध प्रदेश राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा था। सिंध वह क्षेत्र भी है जहां वेद ज्ञान सबसे पहले आया था। कहा जाता है कि बंटवारे के वक्त 10 लाख से अधिक सिंधी अपने घर, दुकान, जमीन और मंदिर छोड़कर भारत आ गए थे। पाकिस्तान को लेकर जो बातें रक्षा मंत्री कर रहे हैं या सेना कह रही है, वो बातें उसे बिल्कुल भी हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता है क्योंकि पीओके हो या सिंध हो, इनकी बातें सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को फोड़ने की एक तगड़ी प्रैक्टिस लगातार हो रही है। पाकिस्तान को घर में घुसकर कैसे मारना है, इसकी प्रैक्टिस लगातार चल रही है। आप आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. कटियार को एक बार फिर से सुनिए, जो बता रहे हैं कि सेना के युद्धाभ्यास में रिवर क्रॉसिंग यानी नदी को पार करके हमला करने का अभ्यास भी शामिल है, ताकि जब बॉर्डर पर नदी पार करके दूसरे इलाके को कैप्चर करना हो तो ये प्रैक्टिस काम आए। सुनिए। पहली चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं, और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा। चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है, और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। और वैसे आप भारत का राष्ट्रगान जरा याद करिए। अगर आप पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो बाकी सब तो भारत का हिस्सा हैं, लेकिन सिंध ही है जो कि अब भारत का हिस्सा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे राष्ट्रगान में जिस भारत का के जिस स्वरूप का वर्णन है वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि सिंध भारत में नहीं आ जाए। तो एक तरीके से सिंध का बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, और सिंध वो प्रांत है जहां से कि इस देश में इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत हुई थी, और राजा दाहिर की मूर्ति को लगाने को लेकर आज की तारीख में सिंध में एक अलग तरह का आंदोलन चल रहा है। सिंध के लोगों को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि उन्हें उनकी सांस्कृतिक जड़ों से काट के रख दिया गया है। असल में जिन लोगों को उनके नायक के तौर पर उनके सामने खड़ा किया जा रहा है, गोरी और गजनबी को, असल में वो उसके नायक नहीं थे। उनके असली नायक राजा दाहिर जैसे लोग थे, जिन्होंने कि इस्लामिक आक्रमण का हमेशा विरोध किया, और इसीलिए सिंध में, कराची में राजा दाहिर के नाम से चौक बनाने, उनकी मूर्तियां लगाने को लेकर के वहां बहुत सारे लोग मांग करने लगे। तो सिंध में सियासत करवट ले रही है, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी इसका अंदाजा है, और खैर भारत तो उस पर पैनी नजर रखता ही है। तो इन सब बातों से पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के 7 महीने के अंदर ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ पूरा गेम पलट दिया है। पहले मोदी सरकार पीओके लेने की बात करती थी, अब सिंध को भी भारत में मिलाने की बात हो रही है। पहले भारत पर 2 वॉर फ्रंट का खतरा था, अब यही खतरा पाकिस्तान के सामने है कि उसके 1-2 नहीं, उसके बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि उसके हाथ से निकल सकते हैं। पीओके में उसके खिलाफ बगावत चलती ही रहती है। बलूचिस्तान में क्या हाल है आपको पता ही है, और अब सिंध की बात होने लगी है। यानी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का समय करीब आने लगा है। इस बात का अंदाजा पाकिस्तान के हुक्मरानों को होने लगा है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं एक तरफ से अफगानिस्तान और दूसरी तरफ से भारत ना हमला कर दे। 7 महीने के अंदर पाकिस्तान 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ चुका है, और वो भारत और अफगानिस्तान दोनों से पिट चुका है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है,
तालिबान के मंत्री लगातार भारत का चक्कर लगा रहे हैं और इस पर चीन भी चुप है। यानी पाकिस्तान को फोड़ने की पूरी घेरेबंदी हो रही है और इस बात का एहसास पाकिस्तान को है, जनरल मुनीर को है। और इसके लिए भारतीय सेनाएं अपनी ताकत में भी लगातार इजाफा कर रही है। जैसे आज ही भारतीय नौसेना को एक और नई ताकत मिली। साइलेंट हंटर कही जाने वाली आईएनएस माहे को आज नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस माहे दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर तबाह करने में सक्षम है, चाहे वो बहुत गहरे पानी में ही क्यों ना हो। आईएनएस माहे को 80% स्वदेशी उपकरणों से तैयार किया गया है और ये माहे कैटेगरी की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है। खास बात यह है कि आईएनएस माहे को नौसेना में शामिल करने के कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भी शामिल किया गया, उनको भी न्योता दिया गया था। और ये कहा जा रहा है कि यह पहला मौका है जब नेवल कमिश्निंग सेरेमनी में आर्मी चीफ को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। इस मौके पर सेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं का तालमेल ही सबसे बड़ी ताकत है हमारी, और इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर था। सुनिए सेना प्रमुख के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा, फिर आपको आईएनएस माहे की खासियत के बारे में बताऊंगा। Strength of armed forces lies in synergy. The sea, land and the skies form a single continuum of national security. And together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics. Operation Sindoor was an apt example towards that synergy. तो इधर भारत अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और उधर मुनीर से पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं, सेना पर अटैक बढ़ रहा है। आज ही पेशावर में पार्लियामेंट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला कर दिया और इस हमले में पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए। हमले का जो सीसीटीवी आया है उसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया और पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर की सुरक्षा में तैनात 3 जवान इस धमाके के साथ उड़ गए। दावा यह किया जा रहा है कि 3 सुसाइड बॉम्बर थे जिन्होंने हमले की कोशिश की और एक हमलावर ने मेन गेट पर खुद को उड़ा दिया, जबकि 2 सुसाइड बॉम्बर अंदर घुस गए। हालांकि सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में दोनों मारे गए। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में इस तरह के आतंकी हमले से मुनीर की टेंशन और बढ़ी हुई। तो जिस जगह पर यह हमला हुआ वो इलाका पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में से गिना जाता है और कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भी कोर्ट के बाहर सुसाइड बॉम्बिंग में 12 लोग मारे गए थे। तो इधर पाकिस्तान में धमाके पर धमाके हो रहे हैं और उधर पीएम मोदी कूटनीति के मंच पर बड़ा धमाका करके वापस लौटे। पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पीएम मोदी क्या बड़े बड़े काम उन्होंने किया है, एक बार जरा उस पर गौर करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बायकॉट के बावजूद G20 समिट में वही डिक्लेरेशन अपनाया गया जिस पर पूरी तरीके से पीएम मोदी की छाप दिख रही। चाहे वो विकसित देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाने की बात हो या फिर ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के विकासशील देशों और खासकर अफ्रीका की आवाज को मजबूत करने का आह्वान हो। इसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क बनाने की बात जिसकी की वकालत पीएम मोदी ने की थी, उसे भी डिक्लेरेशन में शामिल किया गया। नार्को टेरर, इस मामले को भी मोदी ने उठाया और उसकी अहमियत भी बाकी देशों ने मानी और इसके खिलाफ एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया गया। यानी कि मोदी ने G20 समिट में जितने बड़े एजेंडे थे, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया। G20 समिट में IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की जो मीटिंग हुई, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता को लेकर चर्चा की गई। भारत के अलावा ये जो दोनों देश हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मांग रहे हैं और पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है, समय की जरूरत है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से 4 देश भारत के समर्थन में हैं, लेकिन चीन इसका विरोध करता रहा है। इसके अलावा G20 के इतर पीएम मोदी ने कनाडा के साथ साथ बहुत सारे देशों के साथ इस बात पे चर्चा की कि भारत के साथ रिश्ते कैसे बेहतर किए जाएं
और कनाडा के साथ भी भारत के रिश्ते को पटरी पर लाने का पूरा काम जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक नई साझेदारी बनाई। तो देखा जाए तो ये जो पीएम मोदी का G20 का समिट का दौरा था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। जब पीएम मोदी G20 की बैठक के लिए जा रहे थे तो कांग्रेस ये कहकर पीएम मोदी को घेर रही थी कि पीएम मोदी ट्रंप से बचते हुए जा रहे हैं, लेकिन G20 में कूटनीतिक कामयाबी के झंडे गाड़कर पीएम मोदी ने विपक्ष को एक करारा जवाब दिया है। और G20 से लौटते ही पीएम मोदी अपने काम में जुट गए। पीएम मोदी आज सुबह करीब 7 बजे साउथ अफ्रीका से लौटे, एक तरीके से 10 घंटे की यात्रा करके, और लौटते ही वो करीब 10 बजे के आसपास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की शपथ समारोह में शामिल होने चले। शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में था, लेकिन इस समारोह में नेता विपक्ष राहुल गांधी नजर नहीं आए। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया और कि इतने अहम मौके पर नेता विपक्ष गायब हैं और किसी को नहीं पता कि वो कहां हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ऐसे बड़े मौके पे नदारद दिखे। बहुत सारे ऐसे दूसरे मौके हैं जब लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसे मौकों पे, जैसे कि भाई चीफ जस्टिस का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किसी पार्टी का तो समारोह है नहीं। ऐसे ये वैसे मौके हैं जब देश के सारे राजनीतिज्ञों को एक साथ आकर एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहिए कि भाई हायर जुडिशियरी में सबका समान विश्वास और भरोसा है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात होती है। लेकिन वो राहुल गांधी जो हमेशा संविधान की प्रतियां उठाकर और पॉलिटिकल पार्टियों में के रैलियों में जाया करते हैं, वो जब ऐसा मौका आता है ये बताने का, ये साबित करने का, ये दिखाने का कि लोकतंत्र में उनका भरोसा है और देश का लोकतंत्र मजबूत करने में यकीन रखते हैं, तो हर बार चूक जाते हैं। और कई मौकों पर उनकी गैर मौजूदगी ये बताती है कि वो कहने को जो कह लें, लेकिन देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में उनका जो योगदान होना चाहिए वो नहीं है।